हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सभी टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिर से एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करते हैं। तो देखो स्कैंडियम में क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 21, द सीक्वेंस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 4s2 3d1 होगा, ठीक है। तो 4s2 3d1 मतलब अगर बैलेंस सेल या बाहर के सेल को देखूं मैं तो 4s1 और 3d1 की सिचुएशन ऐसी आएगी 1 2 3 4 5 4s2 3d1, ठीक है। स्कैंडियम के बाद अगला मेंबर है टाइटेनियम 22। तो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। टाइटेनियम में कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक हो जाएगा, 4s2 3d2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम, 4s2 3d2 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद अब बारी आएगी वैनेडियम 23। सो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3 एट द टाइम ऑफ वैनेडियम। तो वैनेडियम के टाइम कैसा आ जाएगा, 4s2 3d3। वैनेडियम में 4s2 3d3 आ जाएगा। वैनेडियम के बाद आता है क्रोमियम। तो क्रोमियम में स्पेसिफिकली हमको ध्यान रखना है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ऐसा आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। बट दिस इज इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये क्रोमियम का इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिस इज इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो राइट कॉन्फ़िगरेशन पर हम लोग अभी बात करेंगे। पहले आप इसको बस केवल इतना पॉइंट आउट करके छोड़ दीजिए कि ये इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम के बाद अब बारी आई मैग्नीज की। तो मैग्नीज 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। मैग्नीज में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस सेल बाहर के सेल का 4s2 और 3d5 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी तक एक कॉन्फ़िगरेशन हमको रॉन्ग मिला है तो वो रूल के अकॉर्डिंग ही, लेकिन ये रॉन्ग है। तो उसमें क्या लॉजिक आता है, क्यों ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले एक बार सभी को ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज तक। मैग्नीज के बाद अब आता है आयरन। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होगा 26, 1s2 2s2 2p6। आपको सभी को ऑर्बिटल्स में फिल करने की आदत हैबिट बनानी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। तो 4s2 3d6 इज द बैलेंस शेल लेवल ऑफ आयरन। ये आयरन का बैलेंस शेल लेवल का कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीज में 3d5 था, तो नेचुरली आयरन में कितना हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। आयरन के बाद अब आता है कोबाल्ट 27। तो एटॉमिक नंबर्स भी ध्यान रखने हैं, अभी ध्यान रखिए, फिर जब मैं पीरियोडिक टेबल याद कराऊंगा तो सभी एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3d7 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। ये कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7।
तो 4s2 3d7 ओके। तो 5 6 एंड 7 1 2 3 4 5 ओके। तो 5 6 एंड 7 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद आएगा निकल 28। अगेन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d8। तो दिस इज अबाउट 4s2 3d8 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल ओके। निकल के बाद अगला मेंबर आएगा आयरन कोबाल्ट निकल एंड द नेक्स्ट मेंबर इज कॉपर। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन भी रूल्स के ऑपोजिट जाएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। जब हम हंस रूल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं तो ऐसा आना चाहिए, बट दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। ये कॉन्फ़िगरेशन भी करेक्ट नहीं है। तो यहां पर दो कॉन्फ़िगरेशन 30 तक ऐसे हैं जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, दैट इज क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29। अब बात कर लेते हैं जिंक की, फिर एक्सेप्शनल केसेस पर बात करेंगे। जिंक 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? बैलेंस सेल, बारिश सेल कैसा हो गया? 4s2 3d10 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। तो एक बार कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान से देख लीजिए, 2 4 6 8 10 ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पे 3d तक, क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर वो मेंबर हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशन हंस रूल को ओबे नहीं करते हैं। तो हमको क्या क्या पॉइंट यहाँ पे अब ध्यान रखना है, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आगे चलिए आगे नोट करते हैं। तो क्या क्या बातें ध्यान रखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 कॉपर 29 अप टू 30 के नीचे तक की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर do not obey the Hund's rule, do not obey the Hund's rule। ये दोनों Hund's rule को obey नहीं करते हैं, do not obey the Hund's rule because completely filled, because completely filled or half filled because completely filled or half filled orbitals are more stable, क्योंकि पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल या आधा मतलब 1 1 1 सब में, जैसे डी के पास 5 ऑर्बिटल है तो 5 इलेक्ट्रॉन इज दैट, ठीक है ओके। तो बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल अधिक स्थायी होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कंप्लीटली फिल्ड, देन हाफ फिल्ड एंड देन उसके बाद बारी आएगी अनफिल्ड की। तो क्या कंडीशन है कंप्लीटली फिल्ड हाफ फिल्ड की, ये भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर डू नॉट ओबे द हंस रूल बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, ओके। अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इन
कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाते हैं फॉर स्टेबिलिटी। तो क्रोमियम में जो कॉन्फ़िगरेशन हमने ड्रॉ किया वो कैसा आ रहा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। तो व्हाट इज द चेंज, तो 4s2 3d4 इज द कॉन्फ़िगरेशन। ड्रॉ करने पर कैसा आ रहा था, 4s2 3d4। तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम हो रही, देखिए ये बाहर का सेल है, दिस इज बैलेंस सेल और द कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d4। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन s में से चला जाए d के पास, when one electron is shifted from s to d then it is half filled, तब कैसा हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। एंड हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन अनफिल्ड। नाउ इट इज द कंडीशन ऑफ अनफिल्ड। हाफ फिल्ड कब कहेंगे, जब सब में एक एक हो जाए तो हाफ फिल्ड, सब में पूरे भर जाए 2 2 2 इन ऑल इट इज कंप्लीटली फिल्ड। अदर देन कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑल द कंडीशंस आर नोन एज, बाकी सभी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनफिल्ड, अपूर्ण, ठीक है। तो नाउ it is unfilled configuration. So to becomes more stable, for stability one electron is shifted from 4s to 3d label, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में शिफ्ट हो जाएगा। So the configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5। 4s1 3d5 is the balance cell configuration of chromium, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5। तो 3d5 होने से क्या चेंज आया, क्या फर्क पड़ा, ऑल ऑर्बिटल्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, नाउ सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए d में, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ड्यू टू हाफ फिल्ड इट इज more stable than first one, and in nature every particle have tendency to becomes more stable, okay। So it is shifted from 4s1 4s2 3d4 to 4s1 3d5, now it is becomes more stable, है ना। अब as it is हम बात करते हैं क्रोमियम के बारे में, कॉपर के बारे में भी। तो कॉपर को भी चेक करके देखते हैं। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको आपको ध्यान रखना है। एंड हाउ टू रिवाइज द सिलेबस, ये मैंने आपको पहले 2-3 लेक्चर्स में बताया है। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब एक बार फिनिश होगा तब भी मैं आपको उसको फिर से दोबारा बता दूंगा उस ट्रिक को, बट इफ यू फॉलो द ट्रिक टू रिवाइज द सिलेबस इट इज एनी यूनिट यू कैन रिवाइज इन 5 to 10 मिनट्स, ओके। 1-2 दिन पहले समय लगेगा लेकिन फिर बाद में नहीं लगेगा। कॉपर 29 जब नॉर्मली ड्रॉ करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 आता है कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली ड्रॉ करने पर, बट दिस इज रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, ये सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है, देखो, इन केस ऑफ बैलेंस सेल the configuration of copper is like 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. The d orbital is neither completely filled or half filled, ना तो completely filled है ना half filled है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से शिफ्ट हो जाए तो ये completely filled हो सकता है ना। One electron is shifted from 4s label to 3d label, now it is completely filled and it is more stable. So the new configuration of copper is 4s1 and 3d10, 4s1 and 3d10. This is natural shifting for stability. It is not excited state, it is considered as ground state configuration of copper and chromium, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनको हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना है। इट इज ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ये नेचुरल शिफ्टिंग है। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी के हेल्प से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज 4s1 3d10, ठीक है। तो दिस इज द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर अप टू 30, और 30 से ऊपर के जो मेंबर्स हैं उसमें
क्या क्या आएगा आपका 30 से ऊपर, तो 30 से ऊपर आ जाएगा आपका मोलिब्डेनम 42। मोलिब्डेनम आता है क्रोमियम के ठीक नीचे, क्रोमियम के ठीक नीचे। जैसा मैंने कहा कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप हो जाएगी, अभी इस पे स्ट्रेस करना पड़ेगा। 42, सिल्वर 47, टंगस्टन 74, गोल्ड 79 और प्लैटिनम। ठीक है, तो ये वो मेंबर्स हैं। 78 होता प्लैटिनम है ना, तो आर ऑल्सो नॉट ओबे, ऑल्सो डू नॉट ओबे द हंट्स रूल। ये मेंबर भी हंट्स रूल को ओबे नहीं करते हैं। तो दीज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज मेंबर्स डू नॉट ओबे द हंट्स रूल। इन मेंबर्स का कॉन्फ़िगरेशन भी हंट्स रूल को ओबे नहीं करता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज मेंबर्स आर ऑल्सो नॉट ओबे द हंट्स रूल। ओके, तो ये बात फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बात करते हैं। तो अभी आपको केवल इनको नोट करके रखना है। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पर आएंगे, जब कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे सभी ग्रुप्स के, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको बनने लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं। तो एक और लाइन जो आपको बताना था मुझे, वो ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ chromium 24 is the 4s1 3d5 the balance label 4s1 3d5 and copper 4s1 and 3d10 are ground state electronic configuration, ground state electronic configuration, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऐसा मैंने लिखा इसलिए ताकि आप लिख के रखो तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। चार्ज जब लगेगा तब क्या चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ अभी डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक वाले जो मेंबर्स हैं उन पे ही हम लोग थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हमने कहा आयरन, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन आपने बहुत आराम से बना दिया। बैलेंस सेल कैसा था, 4s2 3d6। बैलेंस सेल फॉर आयरन इज 4s2 3d6। अब हम केवल बैलेंस सेल के कॉन्फ़िगरेशन को काउंट कर रहे हैं। 4s2 3d6 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। ओके, अब अगर मान लीजिए हमको ये बोलते हैं कि ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2+, आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, है ना। तो क्या काम करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर पास आउट होंगे उसको डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि वो S से निकलेगा या D से निकलेगा। तो व्हाट हैपेंस, S इज द लोअर एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में आया था, 4s पहले आया था, 3d बाद में आया, ठीक है। तो S इज द लोअर एनर्जी हियर, S यहां पर लोअर एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां से जाएगा, S से। तो नाउ द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 4s0 3d6। ऐसा नहीं करेंगे कि उसको स्टेबल कर दे 4s1 3d5, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, तो पहले लोअर एनर्जी से टोटल निकल जाएगा, है ना। तो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इज 4s0 3d6। अगर मान लीजिए अभी ऐसा बोलते हैं आयरन 3+, नाउ व्हाट हैपेंस, 4s0 3d5, 4s0 3d5। अब देखो, तो ये हो गया 4s0 3d5। अभी अगर कोबाल्ट बोलते हैं, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना, 27, 4s2 3d7 इज द कोबाल्ट। अगर क्वेश्चन है कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+, तो नाउ व्हाट हैपेंस, 4s0 3d6, 2 यहां से और एक यहां से, 2 यहां से एक यहां से, तो 4s0 3d6, ठीक है। तो जब भी
एस और डी का केस रहेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से एक्साइट करना है, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, एस ऑर्बिटल से निकालना है, देन उसके बाद कहां से निकलेगा, डी ऑर्बिटल से निकलेगा। ऐसा आप ध्यान रखोगे तो यहां पे रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ठीक, अब अगली बात करते हैं हम लोग, इस पे और क्या चीजें आती है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस इज क्लियर। अगली बात, जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उस पे, वो है काउंटिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। काउंटिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी भी स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको काउंट करने के लिए पूछते हैं। तो काउंटिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बात करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा आयरन 26, हाउ मच, 4s2 3d6 इज द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो 4s2 3d6, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन एक्यूरेटली बनाया तो कभी भी इसका क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो सकता। 4s2 3d6, तो 4s2 3d6 इज द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ हाउ मच द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, 4 आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ इफ द क्वेश्चन इज आयरन 2 प्लस 4s0 3d6, now it is 4s0 3d6, again what happens here, 4s0 3d6, तो s में कुछ है नहीं, 0 है, d में कितने, 6 का पेयरिंग कैसा, एक पेयर्ड है और 4 फिर से अनपेयर्ड है, अगेन आंसर इज 4। ओके, नाउ आयरन 3 प्लस, आयरन 3 प्लस, अब आयरन 3 प्लस के समय क्या हो जाएगा, 4s0 3d5, आयरन 3 प्लस इज 4s0 3d5। नाउ व्हाट हैपेंस, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी अनपेयर्ड, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। ओके, तो फेरस, आयरन 2 प्लस इज कॉल्ड फेरस एंड आयरन 3 प्लस इज कॉल्ड फेरिक। आयरन 2 प्लस को क्या कहते हैं, फेरस, और आयरन 3 प्लस को फेरिक। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ फेरस एंड फेरिक विच वन इज मोर स्टेबल आयन, तो फेरस और फेरिक में कौन सा ज्यादा स्टेबल आयन होगा। हियर द कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2, तो अनफिल्ड है ये, दिस इज अनफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फेरिक आयन Fe3 प्लस आयन is more stable than Fe2 plus ion, it means ferrous ion. तो फेरिक आयन इज मोर स्टेबल दैन फेरस आयन। ओके, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है जब आप प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे तो ऐसा भी पूछते हैं वाई फेरस इज फेरस सल्फेट जैसे यूज होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए, प्रैक्टिकल में फेरस सल्फेट का यूज होता है कई जगह पर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, वाई फेरस सल्फेट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फेरस सल्फेट को जरूरत पड़ने पर ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब आप फेरस सल्फेट को बना करके रख दोगे तो वो अनस्टेबल है, आफ्टर सम टाइम इट इज इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू द फेरिक सल्फेट, कुछ समय के बाद वो इटसेल्फ फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इट इज नॉट यूजफुल, अगर बना के रखा हुआ है तो वो यूजफुल है ही नहीं, क्योंकि वो फेरस सल्फेट ही नहीं है, वो तो फेरिक सल्फेट हो जाएगा। सो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, लाइक नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रस एसिड को भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। तो दिस इज द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना सीखा हमने, है ना, हाउ टू काउंट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फेरस में 2, फेरिक में, फेरस में सॉरी 4, फेरिक में 5। ठीक, अभी 1-2 स्पीसीज और करते हैं। निकल 2 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस, जिंक 2 प्लस, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो देखो शुरुआत में जब आप करोगे कॉन्फ़िगरेशन, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो सबसे पहले इनिशियल स्पीसीज को बनाना है। जैसे मैंने कहा निकल 2 प्लस, तो सबसे पहले क्या काम करना है, ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। सबसे पहले निकल का कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो इट इज व्हाट
4s2 3d8. What? 4s2 3d8. अब निकल 2 प्लस पे जाना है, तो नाउ इट इज 4s0 3d8. Okay, 4s0 3d8. There is no electron in s orbital, so here one is 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. How many unpaired? 2 unpaired इलेक्ट्रॉन इन निकल प्लस 2. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है निकल प्लस 2 में. कोबाल्ट की बात करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट इज 4s2 3d7. कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d7. 4s2 3d7. तो ये नेचुरल कोबाल्ट. अब अगर कोबाल्ट 3 प्लस कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 4s0 3d6. 4s2 3d7 था, तो 2 यहां से गया, 1 यहां से निकल के आया, तो कितना बचा? 3d6. इन कोबाल्ट 3 प्लस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4. कोबाल्ट 3 प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 4. जिंक 2 प्लस, तो जिंक नेचुरल इज 4s2 3d10. 4s2 3d10. जिंक 2 प्लस इज 4s0 3d10. 4s0 3d10 is the configuration of zinc. Okay, now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. No unpaired electron in zinc. तो जिंक में कोई भी unpaired electron नहीं है. Okay, तो this is the counting of unpaired electron in the elements, in the ions, in the species or in the normal element. ठीक है, तो ये इस तरीके से हम unpaired electron को काउंट करते हैं. अब और क्या क्या क्वेश्चंस रिलेट करता है कॉन्फ़िगरेशन से? तो पहला तो हम लोगों ने ये सीखा कि काउंटिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा. इसके बाद हमको ये भी पता चल गया कि कौन सा स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, है ना. तो जिसमें अनपेयर्ड, जिसमें हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड की कंडीशन होगी, वो स्पीसीज हमेशा ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू अनफील्ड स्पीसीज, है ना. नेक्स्ट पॉइंट. अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर की. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर, हिंदी में इसको कहते हैं अनुचुंबकीय गुण. अनुचुंबकीय गुण, पैरामैग्नेटिक नेचर, है ना. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक? इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ऐसे सभी स्पीसीज जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. तो सिंपल सा एक डेफिनेशन ध्यान रखना है, एक लाइन का. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. और ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं. वीकली, ऐसा भी लिख देता हूं मैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा लोगे तो ये मैग्नेटिज्म जैसा काम नहीं कर सकते हैं. दैट इज फेरोमैग्नेटिक. वो सब्सटेंस होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं. राइट. तो पैरामैग्नेटिक्स किसको हम बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक. अब एक बात और ध्यान रखना है, मोस्टली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर कलर्ड. और जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होते हैं वो ऑलमोस्ट, केमिस्ट्री है तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होगा, इसलिए मैंने कहा कि मोस्टली द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर कलर्ड. जो पैरामैग्नेटिक है वो कलर्ड भी होते हैं. अगली बात, more the number of unpaired electron, 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 more the number of unpaired electron,
more the paramagnetic nature, more the paramagnetic nature, paramagnetic nature, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिक नेचर ज्यादा होगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस पे कि विच वन इज हाईली पैरामैग्नेटाइज, तो हाईली पैरामैग्नेटाइज हाउ टू सर्च द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर द पैरामैग्नेटिक नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना ज्यादा होगा पैरामैग्नेटिज्म भी उतना ज्यादा होगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, पैरामैग्नेटिक्स आर व्हाट इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अनुचुंबकीय हैं, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा होगा। एंड मोस्टली द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर कलर्ड, और हम हमेशा ऐसा कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक है वो कलर्ड होगा, है ना, बट नॉट 100%। ओके, तो अगली बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, एक और पॉइंट लिखें पहले तब आगे बात करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, और मैग्नेटिक मोमेंटम is the calculated by mu equal to under root n plus 2 Bohr magneton. Its unit is Bohr magneton. Bohr magneton is the unit for magnetic momentum. तो magnetic momentum कैसे निकालते हम? Under root n plus 2 bm. Okay, so this is the formula for calculation of magnetic momentum. Okay, now n is what? Number of unpaired electron. यहाँ n क्या है? Number of unpaired electron है, n is the number of unpaired electron. Okay, अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले डायमैग्नेटिक पर, और डायमैग्नेटिक के बाद फिर इस पे मैग्नेटिक मोमेंटम और कलरलेस निकालने के क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे इन पे क्वेश्चंस आते हैं ना। तो फॉर्मूला याद, अंडर रूट n plus 2 bm is the formula. bm is the unit of magnetic momentum. It is known as Bohr magneton, और n is the number of unpaired electron. n को हम क्या कहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले डायमैग्नेटिक पर। डायमैग्नेटिक, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक? ठीक है, तो डायमैग्नेटिक हम उसको कहते हैं इन विच नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन विच नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन विच नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इट मींस ऑल ऑफ देम आर पेयर्ड, सभी पेयर्ड है। इट इज रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्पीसीज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होती है। जैसे पैरामैग्नेटिक्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बट द diamagnetics are repelled by the magnetic field. No unpaired electron. Okay, number 2, no unpaired electron. All the diamagnetic species are colorless. All the diamagnetic species are colorless, और जितने भी डायमैग्नेटिक स्पीसीज होंगे इट इज 100% कलरलेस। ऑल द डायमैग्नेटिक स्पीसीज आर कलरलेस। ठीक है, तो सभी डायमैग्नेटिक स्पीसीज कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। तो फिर से वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन number of unpaired electron. So calculation of magnetic momentum, this is mu equal to under root n plus 2 and its unit is Bohr magneton. अब कुछ भी क्वेश्चन आप कंसीडर कर लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर दोगे। तो देखो, अभी मैंने बोला
find the magnetic momentum for nickel plus 2, iron 2 plus, iron 3 plus and chromium. इन सभी स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंटम हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड. इन केस ऑफ निकल प्लस 2 द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, इन आयरन 3 2 plus 4, iron 3 plus 5, in chromium 6 unpaired electron is there. और chromium में कितने unpaired electron है? 6 चेक करना है. 4s1 3d 5 is the configuration, so unpaired electrons are 6, unpaired electrons are 6 in chromium. ठीक है. अब फॉर्मूला रखिए, वैल्यू रखते हैं फॉर निकल 2 प्लस. तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट n 2 प्लस 2. तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया? 2 प्लस 2 इज द 4 इंटू 2 इज द रूट 8. इट मीन्स व्हाट? अगर 9 होता तो आंसर कितना आ जाता? 3. तो रूट 8 है, तो इट मीन्स आंसर इज नियर अबाउट 3 एंड दिस इज 2.9. तो रूट 8 कितना होगा? अबाउट 2.9. रूट 8 इज अबाउट 2.9. तो रूट 8 की बात कर रहे थे हम लोग. इट इज 2.82 है ना, 2.82 तो 2.9 अप्रोक्सीमेट हम उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है. और आयरन 4 प्लस, तो जब आयरन 2 प्लस करेंगे तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 और 6 इंटू 4, तो रूट ऑफ 24. इट मीन्स व्हाट? 25 होता तो 5, तो इट इज इन ऑर्डर ऑफ 4.9. आयरन 3 प्लस, आयरन म्यू फॉर आयरन 3 प्लस व्हाट? 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 इज द 7 इंटू 5 35, रूट ऑफ 35. और रूट ऑफ 35 का मतलब 36 होता तो 5.9. 36 is 36 is 6, तो 35 is अप्रोक्सीमेट 5.9 के ऑर्डर में आंसर होगा ना. तो 5.9 के ऑर्डर में यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है. रूट ऑफ 35, तो 5.91, तो 5.9 के ऑर्डर में हम आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. क्रोमियम, तो क्रोमियम के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू रूट ऑफ अंडर रूट n 6, और ये 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 कितना होगा? 8 इंटू 6 48, रूट ऑफ 48. अगर 49 होता तो 7 आ जाता, तो 6.9 के ऑर्डर में आंसर रहेगा. तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज. ये हमने बात किया कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में. अब मैग्नेटिक मोमेंटम के बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? तो पैरामैग्नेटिक्स, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पैरामैग्नेटिक. जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इट इज डायमैग्नेटिक, ठीक है. और जो पैरामैग्नेटिक्स हैं इट इज कलर्ड. जो डायमैग्नेटिक्स है इट इज colorless. So paramagnetic are colored and dimagnetics are colorless. Okay. अब और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं. हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जैसे क्वेश्चन आया विच वन हाईली पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक. तो किसमें पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन है. हाईली पैरामैग्नेटिक. तो हाउ टू सर्च? मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. अभी हमने जो प्रॉब्लम्स दिए थे उसी में से आपको ऑप्शन देता हूं मैं, ABCD. तो कैसे? जैसे मैंने कहा आयरन 2 प्लस, क्रोमियम, आयरन 3 प्लस और निकल 2 प्लस. दिस इज द ऑप्शंस. ओके. तो क्या सर्च करना है? व्हाट इज टू बी सर्च?
मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक। ओके, तो आयरन 2+ में अनपेयर्ड कितने 4, क्रोमियम में 6, आयरन 3+ में 5 और निकल में 2। तो आंसर इज व्हाट, क्रोमियम। क्रोमियम इज हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और क्योंकि ये स्पीसीज पैरामैग्नेटिक हैं तो ये सभी कैसे होंगे, कलर्ड भी होंगे। तो ऑल ऑफ देम आर कलर्ड स्पीसीज, ये सभी स्पीसीज कैसे होंगे, कलर्ड भी होंगे। ऑल द स्पीसीज आर कलर्ड। ठीक है, तो ये सभी स्पीसीज कलर्ड भी होंगे, ये भी ध्यान रखना है। ऑल ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, which one of the following species, which one of the following, which one of the following species are colorless? इनमें से कौन सा स्पीसीज कलरलेस होगा? Which one of the following species are colorless? Number 1 scandium 3+, number 2 zinc 2+, number C copper plus, and D all the species are colorless. इनमें से सभी कलरलेस होंगे, इसको हमको सर्च करना है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, स्कैंडियम 3+, जिंक 2+, कॉपर प्लस एंड ऑप्शन डी इज ऑल। तो सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा, है ना। तो स्कैंडियम, नॉर्मल स्कैंडियम argon core 4s2 3d1, okay, scandium is 21, तो argon core 4s2 3d1 is the configuration of scandium. now scandium 3+, तो scandium 3+ के configuration पर जब आप जाओगे तो it is 4s0 3d0, no any unpaired electron. this is natural scandium, है ना, normal scandium है ये normal, और ये scandium 3+, तो no unpaired electron, it means it is diamagnetic, it is colorless. okay, zinc 2+, तो normal zinc is what, 4s2 3d10 is the normal zinc. zinc 2+ is again 4s0 3d10, 4s0 3d10. 3d10 कहने का मतलब है all the orbitals are completely filled, सभी orbitals completely filled हैं। okay, तो again no unpaired electron, so it is colorless. again copper, so copper is 4s1 3d10, this is natural copper, and now it is 4s0 plus, copper plus is 4s0 3d10, 4s0 3d10, so again there is no any unpaired electron, तो कोई भी unpaired electron नहीं है इसके पास भी, 4s1 और 3d10। ओके, तो 4s0 3d10 हो जाएगा कॉपर प्लस के केस में। इट मीन्स ऑल द स्पीसीज आर डायमैग्नेटिक एंड ऑल द स्पीसीज आर कलरलेस। सो द आंसर इज ऑल द स्पीसीज आर कलरलेस। इनमें से सभी स्पीसीज कलरलेस होंगे। ठीक है, तो कमांडोज, दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको उसमें क्या क्या काम करना है, देखिए 1 to 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन आपको कंप्लीटली बनाना है। 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान देना है, क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29। क्रोमियम 24 और कॉपर 29 के कॉन्फ़िगरेशन को आपको ध्यान देना है। उसको आप किसी भी रेड पेन, ब्लैक पेन, किसी भी तरह से आप उसको मार्क कर लीजिएगा, क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन। अगली बात ये ध्यान रखना है कि क्रोमियम और कॉपर के जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, वो उसके एक्साइटेड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऐसा कंफ्यूजन होता है, बट इट इज नॉट एक्साइटेड स्टेट बिकॉज फॉर द स्टेबिलिटी इट इज नेचुरल शिफ्टिंग, है ना। तो एक बात ये ध्यान रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
जो आयंस की बात की हमने, आयोनिक स्पीसीज की, जैसे आयरन, आयरन 2+, तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा क्योंकि एस का एनर्जी डी से कम है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, और उसको स्टेबल स्टेट में अपने आप से नहीं लाना है। जैसे आयरन 2+ कहेंगे तो इट इज नेचुरली 4s0 3d6, 4s0 3d6। अगली बात ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्पीसीज जिसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो हाफ फिल्ड दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, देन हाफ फिल्ड, देन अनफिल्ड। ठीक, और क्रोमियम और कॉपर 30 तक के मेंबर्स में हंट्स रूल को ओबे नहीं करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक, और जो पैरामैग्नेटिक होंगे इट में बी कलर्ड, लगभग कलर्ड रहते हैं, लेकिन एक आध स्पीसीज जिसमें एक्सेप्शनल भी है। ठीक, और जो डायमैग्नेटिक होंगे इट इज 100% कलरलेस, डायमैग्नेटिक स्पीसीज कलरलेस होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम क्या से कैलकुलेट करते हैं हम? √NN+2bm से कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंटम। एंड हाउ टू काउंट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार लगभग क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, इस स्पीसीज का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो हाउ टू काउंट? बाय द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर्स को, और जब क्वांटम नंबर्स फिनिश हो जाएगा तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर के जो लिंकअप वाले क्वेश्चन हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।